हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये एडीआर का लेक्चर 3 है आपका। इससे पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था एडीआर के बारे में और उसका टाइप्स क्या है। सेकेंड लेक्चर्स में हम लोग पढ़ लिया आर्बिट्रेशन के बारे में। ठीक है, आर्बिट्रेशन का बेसिक्स उस दिन हमने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सबसे पहले हमने लिखा हुआ है ब्लैक लॉ डिक्शनरी का, और दूसरा है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का। लेकिन इससे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ, सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ मैं आपको। तो क्या है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट is a written understanding between two parties where they promise to resolve any disagreements through arbitration instead of going to court। मतलब आपको समझ में आया? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो कि सबसे पहले रिटेन है। ठीक है, जो दो पार्टीज के बीच में हुआ है, जहां पे वो प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि भाई अगर हमारे बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो हम लोग उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करेंगे, ना कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। समझ में आया आपको ये चीज? तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे इसका। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि दो कंपनी है जो बिजनेस डील साइन कर रही है। उन्होंने बोला कि भाई अगर हमारे बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो हम उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बिजनेस डील साइन किया था उसमें एक क्लॉज डाल दिया। ठीक है, क्लॉज डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर हमारे बीच में कुछ होता है तो हम वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। और ये क्लॉज जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। हम लोग बोल सकते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब आइए आपको मैं ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी का एक बार डिफिनेशन पढ़ के बता देता हूं। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इन विच टू और मोर पार्टीज एग्री टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन रेदर देन गोइंग टू द लिटिगेशन। कहने का क्या मतलब है कि दो पार्टी जो है वो एग्री कर रहे हैं आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करने के लिए अपने डिस्प्यूट को। समझ में आ गया आपको? और उसी एग्रीमेंट को हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। ये सेक्शन 7 में दिया हुआ है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में। आप एक बार चाहिए तो पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है सो दो टाइप के होते हैं। क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, मान के चलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्लॉज है कि वी विल डील इन ड्राई फ्रूट्स, और इसी के दूसरे पेज में कॉन्ट्रैक्ट है इफ डिस्प्यूट देन आर्बिट्रेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया मतलब? तो कहने का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना और उसी में एक आर्बिट्रेशन के बारे में एक लाइन लिख दी गई या एक पैराग्राफ लिख दिया गया, तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। उसको हम बोलेंगे क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा है स्टैंड एलोन एग्रीमेंट। स्टैंड एलोन एग्रीमेंट का क्या है? कहने का मतलब कि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बन गया। ठीक है, अब काम हो रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान के चलिए कि कोई बिल्डर है। ठीक है, वो बिल्डर एक मॉल बना रहा है। ठीक है, और वो बिल्डर जो मॉल बना रहा है, तो जो उसका इन्वेस्टर्स है उनके और बिल्डर के बीच में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। बाद में जो है इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कल को कोई डिस्प्यूट हो तो फिर कोर्ट का प्रोसेस कौन सहे। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंड एलोन एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंड एलोन एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें ये बोल देते हैं कि भाई हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। अब ये स्टैंड एलोन एग्रीमेंट जो है या तो डिस्प्यूट के टाइम हो सकता है, ठीक है, या फिर उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि की एलिमेंट्स क्या क्या है वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। देखिए, एग्रीमेंट का जो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा वही चीजें हैं, और जो यहाँ पे बोला जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, जब तक वो रिटर्न में नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला क्या है कि वो रिटर्न होना चाहिए। दूसरा, जो पार्टीज हैं उनका इंटेंशन होना चाहिए आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना रिजॉल्व करने का। ठीक है, तीसरा, जो एग्रीमेंट बना है उसमें स्कोप ऑफ डिस्प्यूट लिखा होना चाहिए। स्कोप ऑफ डिस्प्यूट कहने का क्या मतलब है
हो सकता है कोई बंदा एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, बिल्डिंग बना रहा है कोई बंदा, तो अब इसमें इस बात के लिए भी डिस्प्यूट हो सकता है कि पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इस बात से भी डिस्प्यूट हो सकता है कि बिल्डिंग जो है वो अच्छे से नहीं बना है, ठीक है, अच्छे से नहीं बना है, वो बिल्डिंग अच्छे से नहीं बना है। वो इस बात के लिए भी डिस्प्यूट हो सकता है कि मटेरियल अच्छे नहीं यूज हुए हैं। इस बात से भी डिस्प्यूट हो सकता है कि टाइम पे नहीं बन पा रहा है। तो आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि इन सारे डिस्प्यूट्स में किस किस टाइप का डिस्प्यूट ऐसा होगा जो जिसको हम लोग आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। या तो आप लिखोगे कि ऑल टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, या आप लिखोगे कि नहीं, अगर कुछ मॉनिटरी होता है, मॉनिटरी डिस्प्यूट होता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे इससे, ठीक है। आपको समझ में आ गया मतलब। और ये भी लिखेंगे कि हमें कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 10 करना है, ये हम लोग इसी में लिखेंगे। और किसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, किसको अपॉइंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आर्बिट्रेटर का क्या क्वालिफिकेशन होगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या है। अब इसके आगे हम, ये मैंने एक स्लाइड इसीलिए बनाया क्योंकि अगर आप इतना याद करके चले जाते हो, इतना याद करके चले जाते हो और ये एग्जाम में आप लिख आते हो, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आती है आपको एग्जाम में, तो भाई आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है हमारा 1996 का, उसका सेक्शन 7 डील करता है आपको एग्रीमेंट से। अब उसका सेक्शन 7 क्लॉज 1 क्या है, वो डिफिनीशन है जो मैंने आपको ऊपर दे रखा था, ठीक है, आप समझ गए, वो डिफिनीशन आप पढ़ लेना वहां से। सेक्शन 7 क्लॉज 2 क्या बोलता है, फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है, कैसे हो सकता है वो मैंने आपको अभी समझाया। 2 टाइप का हो सकता है, इन क्लॉज, इन अ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा स्टैंड अलोन, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तीसरा एसेंशियल्स बोलता है, तो इसमें सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है सो वो रिटन में होना चाहिए। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो रिटन कैसे है, ठीक है, वो रिटन में होना चाहिए। और सेक्शन 4 क्या कहता है, ये बहुत खतरनाक है, रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट। अब ये बताता है कि एग्रीमेंट जो है सो बहुत सारे वेज में हो सकता है, ठीक है, डिस्क्राइब्स दैट द एग्रीमेंट कैन बी रिकॉर्डेड इन वेरियस वेज, ठीक है, सच एज थ्रू साइंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और एक्सचेंज कम्युनिकेशंस लाइक लेटर और ईमेल्स। कहने का मतलब समझ में आया कि भाई अगर कोई बंदा एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उसको साइन करता है तो भी वो एग्रीमेंट है। अगर सिंपली एक ईमेल ये भेजता है कि हम लोग जो है आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, और ये बंदा रिप्लाई करता है कि ओके हम लोग इससे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है सो एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। समझ में आ गया, रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट, चाहे वो ईमेल से किया हो, या फिर उसने पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजा हो, या तीसरा उसने व्हाट्सएप पे बातचीत की हो कि भाई हम लोग जो है सो इसको आर्बिट्रेशन से करेंगे, वो बोलता है हाँ हम आर्बिट्रेशन से करेंगे, तो इसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। समझ में आ गया आपको अभी तक। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का क्या है हम लोग एक बार देखेंगे। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन से गवर्न होता है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है या फॉरेन आर्बिट्रेशन है तो ये आपको न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंदर में जो कंट्रीज है 160 कंट्रीज, वो उससे गवर्न होगा, यूनिसेट्रल लॉ से होगा। और मेजरली मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्लाइड है, आपको मन हो तो आप ये याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो जो मेजर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट है, आप बहुत जगह देखोगे ये लिखा हुआ कि रेफर टू आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट तो क्या है, तो एक है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एक है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। मैंने आपको कल बताया था कि 2 कंपनीज है, एक यूएस में है, एक इंडिया में, वो डिसाइड करती है कि सिंगापुर चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्रेशन सेंटर है, और एक लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो आर्बिट्रेशन को गवर्न करते हैं, ठीक है। ये आपका इतना ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आपका इतना ही चीज था। बाकी अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को अच्छे से, और कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग का एंड हो गया है ये लेक्चर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।
आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।